ओके, स्टार्ट करते हैं अपने लोग। ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंट्स या ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये ब्रांच अकाउंट क्या है, ध्यान सुनना। सपोज कोलकाता में मेरा एक बिजनेस है। कोलकाता में मेरा एक बिजनेस है। मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस एक्सपेंड करे। मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस एक्सपेंड करे। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और मैं एक नया ब्रांच सपोज दिल्ली में ओपन करना चाहता हूं। एक नया ब्रांच कहां ओपन करना चाहता हूं? दिल्ली में ओपन करना चाहता हूं, ठीक है। कोलकाता में मेरा एक बिजनेस है। मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस एक्सपेंड करे, कोलकाता के बाहर जाए, ऑल ओवर पैन इंडिया में बिजनेस करे। तो मैंने पहला ब्रांच कहां ओपन किया? दिल्ली में ओपन किया, ठीक है ना। तो अब जो मेरा ब्रांच है, इसी ब्रांच का अपना करना अकाउंटिंग। ये जो मैं दिल्ली में ब्रांच मैंने ओपन करवाया है, इसी का मैं क्या कराऊंगा? अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये जो दिल्ली वाला ब्रांच है, इसका अकाउंटिंग आप मेंटेन करोगे या ये दिल्ली वाला ब्रांच अपना अकाउंटिंग खुद मेंटेन करेगा? इसी पे हमारा डिस्कशन है, ठीक है ना। तो लिखो टाइप्स ऑफ ब्रांच। यहां पे लिखो टाइप्स ऑफ ब्रांच। दो टाइप का ब्रांच होता है। टाइप्स ऑफ ब्रांच। एक होता है इनलैंड ब्रांच। इनलैंड ब्रांच। और एक होता है फॉरेन ब्रांच। एक होता है फॉरेन ब्रांच, ठीक है। एक होता है इनलैंड ब्रांच और एक होता है फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच का मतलब क्या? देश के अंदर वाली जो ब्रांच है वो सारी सारी क्या होती है? इनलैंड ब्रांच होती है। और जो देश के बाहर वाली ब्रांच होती है उसको अपने बोलते हैं फॉरेन ब्रांच, ठीक है। हम लोग हमारे सिलेबस में कौन सा ब्रांच है? इनलैंड ब्रांच है, ठीक है। अगर मैं इनलैंड ब्रांच की बात करूं तो ये दो टाइप की होती है। एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इंडिपेंडेंट। ब्रांच। अब आपके मन में आएगा सर ये फॉरेन ब्रांच का अकाउंटिंग कैसे होता है? फॉरेन ब्रांच का जो अकाउंटिंग होता है वो एच पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से होता है। जो फॉरेन ब्रांच का अकाउंटिंग होता है वो एच पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है? ये लिखो, डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है? आ जाओ जल्दी आ जाओ। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है? स्मॉल ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हो गया? स्मॉल। स्मॉल स्केल ब्रांच। स्मॉल स्केल ब्रांच। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? लार्ज स्केल ब्रांच। लार्ज स्केल ब्रांच। जो डिपेंडेंट ब्रांच होता है, अभी लिख लो, मैं समझाऊंगा, सब लिखो, सब समझाऊंगा, लेकिन अभी फटाफट लिखो, थोड़ा सा इंट्रो इंट्रो पोर्शन है, लिखो। जो इस स्मॉल स्केल ब्रांच है, इसका अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है। मेरा बिजनेस कहाँ था? कोलकाता में। मेरा नया वाला ब्रांच कहाँ ओपन हुआ है? दिल्ली में। सपोज वो छोटा ब्रांच है तो उसका पूरा का पूरा अकाउंटिंग मैं खुद ही करूंगा, मतलब हेड ऑफिस करेगा। और जो लार्ज स्केल ब्रांच है वहां तो डेली का ट्रांजेक्शन है, डेली का तो भयंकर सेलिंग है। तो मैं खुद का संभालूं या उसका संभालूं? मेरे लिए तो लफड़ा वाला काम हो जाएगा। तो मैं लार्ज वाले को पता क्या बोलूंगा? भैया तू डेली बेच रहा, डेली सेल कर रहा, तेरा इतना ट्रांजेक्शन है, मेरे से हो नहीं पाएगा, तुम अपना काम खुद से करो। तो लार्ज स्केल ब्रांच अपना खुद का अकाउंटिंग करता है, लार्ज स्केल ब्रांच, ठीक है। और जो डिपेंडेंट ब्रांच होता है उसका अकाउंटिंग कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। पेन दे क्या? हेड ऑफिस करता है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे फटाफट, यहाँ पे लिख लो फटाफट। दे आर डिपेंडेंट। दे आर डिपेंडेंट। अच्छा, नाम क्यों पड़ा डिपेंडेंट? बिकॉज इनका जो अकाउंट्स बुक है वो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो हेड ऑफिस पर डिपेंड करता है। इनकी, क्योंकि इनका जो खाता पत्तर है, इनका जो हिसाब है, वो कौन बनाता है? हेड ऑफिस बनाता है। दैट इज वाई दे आर डिपेंडेंट। वो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है कि जो भी लेन देन है उसका पूरा का पूरा हिसाब हेड ऑफिस करता है। दे आर डिपेंडेंट
फॉर देयर अकाउंट्स, सॉरी फॉर देयर मेंटेनिंग, फॉर देयर मेंटेनिंग accounts by the head office, by the head office, हेड ऑफिस को अपने शॉर्ट में एचओ बोलेंगे, हेड ऑफिस। फॉर मेंटेनिंग देयर अकाउंट होना चाहिए ना, तो गड़बड़ हो गया क्या? हाँ हमको भी लग रहा था कुछ गड़बड़ हो गया, हमको लग रहा था फॉर मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स, फॉर मेंटेनिंग, यहाँ लिख दो देयर, लिख दो तो फॉर मेंटेनिंग देयर अकाउंट्स बाय द हेड ऑफिस, बाय द हेड ऑफिस, ठीक है। लार्ज स्केल में लिखो, लार्ज स्केल में लिखो, देयर अकाउंट्स, या सिंपली लिखो दे मेंटेन देयर अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली, ये भी लिख सकते हो ना, दे मेंटेन, जो लिखो लिख सकते हो अपना लैंग्वेज लिख लो, दे मेंटेन, मेंटेन्ड देयर अकाउंट्स इंडिपेंडेंट, बाय देयर ओन, ये सेल्फ, मेंटेन देयर अकाउंट सेल्फ, बाय सेल्फ प्रोसेस, बाय ओन सिस्टम, बहुत कुछ लिख सकते हो, सेल्फ अकाउंट सिस्टम, ऐसे भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या हो गया, स्मॉल स्केल ब्रांच, कि इनका जो अकाउंट्स है कौन मेंटेन करेगा, हेड ऑफिस। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, इनका तो बैंक ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ये अपना खुद का अकाउंट मेंटेन करेंगे और ईयर एंड में या क्वार्टरली या मंथली हेड ऑफिस को हिसाब दे देंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे डिपेंडेंट वर्ड क्यों आया, तो बोलना अकाउंट्स मेंटेन करने की वजह से। अगर हेड ऑफिस जिस भी ब्रांच का अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन करता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, और जिस भी ब्रांच का अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन नहीं करता उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अगर फॉरेन ब्रांच का कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए आपको AS11 फॉलो करना, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 90% क्वेश्चन यहां से आता है और 10% क्वेश्चन यहां से आता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 90% तुम्हारा डिपेंडेंट वाले ब्रांच से क्वेश्चन आता है और 10% तुम्हारा इंडिपेंडेंट ब्रांच से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यहां तक मैंने क्या पढ़ाया कि मान लो मेरा कोलकाता में बिजनेस है, मुझे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो मैंने अपना एक ब्रांच ओपन किया दिल्ली में। अब हम लोग इसी का अकाउंटेंसी करेंगे इस पूरे चैप्टर में। अब क्वेश्चन आंसर, कितने टाइप के ब्रांच होते हैं? दो, एक होता है इनलैंड ब्रांच, एक होता है फॉरेन ब्रांच। जो देश के अंदर वाली ब्रांच है उसको बोलेंगे इनलैंड, और जो देश के बाहर वाली ब्रांच है उसको अपने बोलेंगे फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच का जो कैलकुलेशन होता है एज पर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, और जो इनलैंड ब्रांच है उनका अकाउंटिंग दो टाइप का होता है। अगर डिपेंडेंट होंगे तो हेड ऑफिस करेगा, और इंडिपेंडेंट होंगे तो वो लोग खुद ही करेंगे, सेल्फ अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अब हेडिंग डालो इंडिपेंडेंट ब्रांच, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आता है इंडिपेंडेंट ब्रांच से ही आता है। सॉरी डिपेंडेंट ब्रांच, सॉरी डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच बोले थे ना 90% इधर से आता है, डिपेंडेंट वाले। डिपेंडेंट ब्रांच हेडिंग डालो डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखना स्मॉल स्केल ब्रांच, स्मॉल स्केल ब्रांच, छोटा ब्रांच बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अकाउंट्स आर बाई HO, इसके लिए वो तीन मेथड को फॉलो करेगा, इसके लिए वो तीन मेथड को फॉलो करेगा। हाँ क्या? ओ अच्छा, लिखो डेटर, डेटर सिस्टम, ये पहला है डेटर सिस्टम। दूसरा है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम,
और तीसरा है फाइनल अकाउंट वाला, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड भी दो टाइप का होता है। फाइनल अकाउंट मेथड एक होता है कैश, कैश वाला, एक होता है कैश। देखो, सॉरी कैश नहीं होता, कॉस्ट बेसिस होता है, जिसमें हम लोग मतलब एक्चुअली कैश के हिसाब से होता है, कॉस्ट बेसिस बोलते हैं। लिखो पहला कॉस्ट बेसिस, ठीक है। एक होता है होलसेल बेसिस, एक होता है कॉस्ट बेसिस और एक होता है होलसेल बेसिस। होल सेल बेसिस, ठीक है ना। एक होता है आपका कॉस्ट बेसिस और एक होता है होलसेल बेसिस। तीन मेथड है, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। फाइनल अकाउंट मेथड दो टाइप हो गया, एक हो गया कॉस्ट बेसिस और एक होता है होलसेल बेसिस, ठीक है। सर एग्जाम में सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है क्वेश्चन, या तो यहाँ से बनता है या तो यहाँ से बनता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो यहाँ से बनेगा या तो यहाँ से बनेगा। आप अगर ये सीख गए तो इनको और इनको सीखने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही लेकर बैठे हुए हैं। क्योंकि देखो ना, स्टॉक एंड डेटर, तो डेटर तो भाई है ना यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्या सीखना पड़ेगा, स्टॉक ही तो सीखना पड़ेगा। तो अगर आप ये सीख गए, अगर आप ये सीख गए तो ये और ये बच्चा लेवल का बात हो जाएगा। तो अपने का पहला मुद्दा क्या है, डेटर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ ये मेथड बना क्यों। क्योंकि सब लोग तो यही पढ़ा रहा है कि डेटर सिस्टम होता है ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, बाई साइड में ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग साइड में टू लाइबिलिटी का बैलेंसिंग फिगर, सब यही पढ़ा रहा है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है बेसिकली ये तीन मेथड आया तो आया क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे मैंने जब कंसाइनमेंट पढ़ाया था तो उसके पीछे लॉजिक पढ़ाया था कि हम लोग सारा का सारा खर्चा जब मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे टू बैंक लिखते हैं, क्योंकि अगर एक एक खर्चे का नाम लिखेंगे तो अपने को सेपरेट लेजर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा और हैट्रिक हो जाएगा और बहुत लेंदी भी हो जाएगा। दैट इज वाई हम लोग क्या सिर्फ एक अकाउंट का नाम रखते थे, उसका नाम क्या था, बैंक अकाउंट। और लास्ट में मैंने कंक्लूजन तुमको दिया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट एक लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट है, जहां पे सिर्फ वो सिर्फ लिमिटेड एंट्री ही किया जाता है, जस्ट पता करने के लिए प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक उसी प्रकार से मैं कोलकाता में बैठा हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मेरा बिजनेस कहाँ पे है, कोलकाता में। मेरा जो ब्रांच है दिल्ली में है। अब जो दिल्ली वाली ब्रांच है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, मेरी दिल्ली वाली ब्रांच के पास कितने एसेट है, कितने लायबिलिटी है, वो मुझे पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। हमारे जो पापा हैं उनको हर खबर चाहिए, याद करो कहाँ जा रहे हो बताओ, कब आओगे बताओ, क्या खाए बताओ, सब बताना पड़ता है। और वो ट्राई करते हैं सब कुछ निकलवाने का। हमारे भाई पेरेंट तो हमारे हेड ऑफिस हो गए, तो वो भी तो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन सब पता करते हैं। ऐसे ही देख लो डिपेंडेंट ब्रांच में क्या हो रहा है कि मैं कोलकाता में हूँ, मेरी ब्रांच दिल्ली में है, तो भाई मेरी जो ब्रांच है दिल्ली वाली प्रॉफिट में है या लॉस में, वो मुझे पता होना चाहिए। उसके पास कितने एसेट हैं और कितने उसके पास लायबिलिटी है वो भी पता होना चाहिए। ओपनिंग एसेट कितने थे, क्लोजिंग एसेट कितने थे, वो भी पता होना चाहिए। फॉर डैट पर्पस, फॉर डैट पर्पस, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरी जो ब्रांच है उसका एक लेखा जोखा मेरे सामने आ जाए कि प्रॉफिट में है या लॉस में है, एसेट कितने हैं, लायबिलिटी है। ठीक है, हाँ हाँ वो स्टार्ट हो गया। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सुनो ध्यान से, लिखना मत, लिखना मत, बस टॉपिक को समझना। मुझे क्या पता करना है, दिल्ली वाला ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस। लाइव स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, दिल्ली वाली ब्रांच का मुझे पता करना है प्रॉफिट है या लॉस है। तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, पीएल अकाउंट। बोलिए ना, उसके लिए क्या बनाऊंगा, पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट से ये पता चलेगा कंपनी प्रॉफिट में है, सॉरी ब्रांच प्रॉफिट में है या ब्रांच लॉस में है। पीएल अकाउंट से ये पता चलेगा कि जो मेरा ब्रांच है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। पॉइंट नंबर 2, अगर मुझे अपने ब्रांच का एसेट पता करना है, लायबिलिटी पता करना है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे ब्रांच के पास टोटल एसेट कितने हैं और ब्रांच के पास टोटल लायबिलिटी कितने। जब मैं ब्रांच अकाउंटिंग में
जस्ट पीएल अकाउंट बनाने गया, जैसे ही मैं पीएल अकाउंट बनाने गया ये पता करने के लिए कि प्रॉफिट है या लॉस है, या जैसे ही मैं ब्रांच में बैलेंस शीट बनाने गया ये पता करने के लिए कि टोटल एसेट कितने हैं और टोटल लायबिलिटी कितने हैं, तुरंत अकाउंटेंसी मेरे को ये काम करने से रोक देता है। जो अकाउंटेंसी के रूल्स हैं, अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो अप्लीकेबल एफआरएफ है, एफआरएफ क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जितने भी अप्लीकेबल स्टैंडर्ड हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, अप्लीकेबल एफआरएफ है, ये काम करने से मुझे रोक देते हैं। अब बोलोगे सर क्यों रोकते हैं? क्योंकि अकाउंटेंसी क्या बोलता है कि भाई आप डायरेक्टली पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बना सकते। अगर आपको पीएल अकाउंट बनाना ही है तो आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, आपको लेजर पास करना पड़ेगा। बचपन का दिन याद करो, पहले आपको लेजर सिखाया गया होगा, जनरल सिखाया गया होगा, फिर जनरल से लेजर पोस्टिंग सिखाया गया होगा, फिर ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग सिखाया गया होगा, सिखाया गया होगा ना, फिर अपने सब्सिडरी बुक सीखे थे, सब्सिडरी बुक सीखे थे। ये सब सीखने के बाद तब लास्ट में चैप्टर होता था फाइनल अकाउंट। ये सब सीखने के बाद लास्ट में चैप्टर क्या आता था, फाइनल अकाउंट। अकाउंटेंसी यही सेम बात बोलता है कि डायरेक्टली मैं तुमको पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाने दूंगा। अगर तुमको ये काम करना है तो तुम भैया सबसे पहले जनरल पोस्टिंग करो, लेजर पोस्टिंग करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, सब्सिडरी बुक बनाओ, परचेज बुक अलग, सेल्स बुक अलग, कैश बुक अलग, सन्ड्री मिसलियस खर्चा वाला बुक अलग, पीटी कैश बुक याद है ना, पीटी कैश बुक, बोला ये सारे के सारे सन्ड्री बनाओ। एज ए हेड ऑफिस मेरे को और कोई काम नहीं है क्या कि मैं बैठ करके हर एक ब्रांच का जर्नल एंट्री पास करूं, हर एक ब्रांच का पीएल, हर एक ब्रांच का लेजर बनाऊं, हर एक ब्रांच का मैं सब्सिडरी बुक बनाऊं? मेरे लिए हैक्टिक होगा नहीं हैक्टिक होगा? अरे एक ब्रांच होता तो समझ में आ जाता है। हाँ तुम्हारे 10 तो मेरा ब्रांच है और 10 को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, 10 को तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मेरे लिए चुनौती है कि नहीं चुनौती है, चैलेंज है या नहीं? बोलो लाइव स्टूडेंट, क्या मेरे लिए चैलेंज है कि नहीं चैलेंज है? ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं अकेला अकेला एज ए हेड ऑफिस मैं सारी की सारी ब्रांच का लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बना पाऊंगा। तब बोला गया यार तब एक काम करते हैं, अगर अपने को डायरेक्टली पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं दिया जा रहा है बनाने को तो क्या कर सकते, कुछ तो उपाय होगा। तो क्या हुआ, इस 3 मेथड का जन्म हुआ। पहला मेथड का नाम क्या है, डेटर सिस्टम। दूसरे का नाम क्या है, स्टॉक एंड डेटर। और तीसरा नाम क्या, फाइनल अकाउंट मेथड। आज मैं पूरा का पूरा डिस्कशन इसी मेथड पे करूंगा, नेक्स्ट डे मैं इस मेथड पर करूंगा, ठीक है। आज पूरा का पूरा डिस्कशन है डेटर सिस्टम मेथड पर। तब जाकर के मतलब ये जो प्रॉब्लम आया कि मैं डायरेक्टली पीएल और बैलेंस शीट नहीं बना सकता, दैट इज वाई 3 मेथड का जन्म किया गया। और ये 3 मेथड पता क्या, एक मिक्सचर है। मतलब डेटर सिस्टम काइंड ऑफ चनाचूर, समझता चनाचूर? खाया चनाचूर, खाया कभी? जस्ट अपने बंगाल में बोलते हैं ना चनाचूर, ये चनाचूर टाइप का है। ये एक ऐसा ऐसा अकाउंटिंग है या एक ऐसा लेजर अकाउंट है जहां पर तुमको बैलेंस शीट का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा और जहां पे तुमको ट्रेडिंग और पीएल का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि चलो 3 मेथड है तो दुनिया जानती है, पर ये 3 मेथड क्यों है, तो डायरेक्टली बोलना कि डायरेक्टली अगर मैं पीएल बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो जो मेरी अप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसी है वो मुझे रोक देती है। बोलती ये बनाने के पहले आपको सारे के सारे प्रिलिमिनरी जो स्टेज है उसको भी तो पूरा करना पड़ेगा। लास्ट में तुम क्या बनाओगे, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाओगे, तो हैक्टिक हो जाएगा, बहुत बड़ा अकाउंटेंसी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुझे खाता पत्तर मेंटेन करना पड़ेगा। और ये एक दिन का बात नहीं है, सालों सालों का बात है, और कोई एक ब्रांच का बात नहीं है, 10 to 15 ब्रांच है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो लिमिटेड अकाउंट के वजह से, लिमिटेड कि मैं ऐसा काम करूं जो शॉर्ट में ही पता चल जाए कि मेरा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, मेरे एसेट कितने हैं और लायबिलिटी कर जाए। बिकॉज ऑफ लिमिटेड अकाउंटेंसी की वजह से ये 3 मेथड का जन्म हुआ। बस आपको यही आंसर देना है। सामने वाला समझे तो अच्छी बात है, अदरवाइज साइड से निकल जाना। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे अब हेडिंग डालो तुम लोग, डेटर सिस्टम। देखो डेटर सिस्टम मेथड 1, मेथड 1 डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम
और मैं ना तुम लोग को ना ये प्रूफ कर दूंगा ये मेथड सही है। मैं क्या करूंगा, एक ट्रेडिंग पीएल बनाऊंगा, और जैसे अपने सीखे हैं ना ट्रेडिंग पीएल, उसी प्रकार से मैं अमाउंट बैठाऊंगा और देखना यहाँ पे उसका इम्पैक्ट सेम आएगा। मतलब ये ना चनाचूर टाइप का है, मतलब बैलेंस शीट और पीएल का मिक्सचर बना हुआ है। समझ गया ना, इस टाइप का मेथड है। तो गलती से लोग चनाचूर मत लिख देना ब्रैकेट में समझने के लिए ऐसे मत लिखना, डेटर है लिखना, डेटर सिस्टम लिखना, ठीक है। अब इसका मैं अकाउंटिंग तुम लोग सिखा रहा हूँ। ऐसे बनाओ, लेजर सिस्टम बनाओ, लेजर अकाउंट बनाओ। पर्टिकुलर अमाउंट फटाफट लिखो। लिखो ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट। एसेट का नेचर क्या है, हेलो, एसेट का नेचर क्या है, डेबिट, इसलिए ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटी कहाँ आएंगे, क्रेडिट में। ये आपका डेबिट है और ये आपका क्या है, यही तो डेटा सिस्टम। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, वो सब अभी पढ़ा रहा हूँ, सुनो ना, बस खाली ये समझा रहा हूँ सिस्टम। लिखना तो लिख लो, इन द बुक्स ऑफ, अभी जब सम्स करेंगे तो अच्छे से लिखेंगे। लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, लिख दो तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। मैं सोचा पहले ऐसे समझा दूँ फिर एक सम्स करा दूंगा। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेगा। यहाँ पे लिखोगे ब्रांच अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखोगे ब्रांच अकाउंट। तो अब लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट। अब जितने भी एसेट रहेंगे सबका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखोगे टू साइड में। क्यों लिखोगे, क्योंकि एसेट का नेचर क्या है, डेबिट। तो एसेट बढ़ेगा डेबिट से और डिक्रीज होगा क्रेडिट से। तो जितने भी एसेट हैं उनका सारा का सारा ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट साइड में लिखते जाओगे। अब अपने तरफ से लिख लो, स्टॉक लिख लो, कैश लिख लो, डेटर लिख लो, जो तुमको समझ में आ रहा है, दो चार तो एसेट, बस जस्ट मैं तुमको फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। अपने सम्स फिर करेंगे, ठीक है। लिख लो यहाँ पे स्टॉक लिख लो, स्टॉक लिख लो, फिर कैश लिख लो, फिर डेटर लिख लो, फिर अपने फर्नीचर लिख लो या प्लांट एंड मशीनरी, जो लिखना लिखो ना, बिल्डिंग लिख लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसका ओपनिंग है उसका क्लोजिंग भी तो आएगा, हेलो, जिसका ओपनिंग बैलेंस है उसका क्लोजिंग भी तो आएगा। आप क्लोजिंग बैलेंस लिखे यहाँ पे, यहाँ था टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग। लिख देंगे बाद में, खाली फॉर्मेट समझो। बाई क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट। अभी ये टू बाई वाला खेला भी है, इसमें तो मैं बाद बताऊंगा। अभी जैसे लिख रहा हूँ तुम वो यहाँ पे लिखो, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट। एक्चुअल में क्या है, ये प्रॉपर लेजर अकाउंट नहीं है, ये एक मिक्सचर है, ठीक है। अभी मैं तुमको जस्ट उसका प्लेसिंग सिखा रहा हूँ। टू आएगा या नहीं आएगा, बाई आएगा नहीं आएगा, वो मैं सब सिखाऊंगा। अभी जैसे लिखा रहा हूँ वैसे लिखो, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट। तो अगर स्टॉक का ओपनिंग है तो ऑब्वियसली स्टॉक का क्लोजिंग भी आएगा। अगर स्टॉक, अगर कैश का ओपनिंग है तो कैश का क्लोजिंग भी आएगा। अगर इसका ओपनिंग है तो इसका क्लोजिंग आएगा, इसका ओपनिंग है तो इसका क्लोजिंग आएगा। लिखो फटाफट, स्टॉक उसी सीक्वेंस में लिखिएगा, स्टॉक, कैश, डेटर, फर्नीचर, ठीक है। अब अगर एसेट का ओपनिंग डेबिट में आया है तो लायबिलिटी भी तो होगा, तो इसका ओपनिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। क्योंकि लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में शो करेंगे। देखो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटी, ठीक है।
अब इसमें मान लो मैं दो ही लिखता हूँ, एक क्रेडिटर लिखता हूँ और एक बैंक लोन लिखता हूँ। एक लिखता हूँ क्रेडिटर और एक लिखता हूँ बैंक लोन। ठीक है। अगर इसका ओपनिंग है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग भी होगा। बोले ना, अगर लायबिलिटी का ओपनिंग है तो लायबिलिटी का क्लोजिंग भी होगा। यहाँ पे लिखिए क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटी। क्रेडिटर, बैंक। कंसाइनमेंट में देखना, जब कंसाइनर मतलब मालिक जब अपने एजेंट कंसाइनी को सामान भेजता था, कंसाइनर जब कंसाइनी मालिक जब एजेंट को सामान भेजता था, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में हम लोग क्या लिखते थे, टू साइड में, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट के टू साइड में क्या लिखते थे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखते थे ना। तो जब भी ब्रांच, क्योंकि डिपेंडेंट वाले में क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम जितने भी गुड्स है वो कौन भिजवा देता है, क्योंकि छोटा है ना, छोटा ब्रांच है, तो मैक्सिमम जो परचेज है, मैक्सिमम जो स्टॉक है वो ब्रांच खुद परचेज करती है, सॉरी हेड ऑफिस खुद परचेज करती है और ब्रांच को भिजवा देती है। हेड ऑफिस खुद परचेज करेगी बिकॉज वो डिपेंडेंट है ना, उसका मैक्सिमम काम हेड ऑफिस ही कर देता है। तो मान लो मैंने कोलकाता में खरीदा, बिकॉज मैं तो कोलकाता में था, मेरा हेड ऑफिस था, मैंने कोलकाता में खरीदा और दिल्ली के लिए भिजवा दिया। तो जो भी मैं स्टॉक भिजवाऊंगा तो उसको क्या लिखूंगा, टू गुड सेंट लिखूंगा ना। तो लिखो यहाँ पे टू गुड सेंट, टू गुड सेंट टू ब्रांच। अच्छा वहां पे क्या लिखते थे, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू गुड सेंट टू ब्रांच, टू गुड सेंट टू। ठीक है। अभी अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर ब्रांच खुद खुद भी तो परचेज कर सकती है, ऐसा तो कोई लिखा हुआ नहीं है कि छोटी ब्रांच परचेज नहीं कर सकती, सिर्फ बड़ी की बड़ी ब्रांच ही परचेज करेगी, ऐसा कहीं तो नहीं लिखा हुआ है। तो अगर ब्रांच खुद परचेज कर रहा है तो उसका एंट्री क्या होगा बताऊंगा। अभी थोड़ा सा ठंड रखो, एकदम आराम, दिमाग में ज्यादा इफ और बट मत लाओ। ठीक है। गुड सेंड टू द ब्रांच, यहां पे लिखेंगे टू गुड सेंड टू द ब्रांच। ठीक है। ब्रांच के पास सामान भेज, ब्रांच के पास मैंने स्टॉक भिजवाया, तो ब्रांच क्या करेगा, स्टॉक रख करके भूल जाएगा या बेचेगा, बेचेगा। अब बेच कर क्या मिलेगा उसको, पैसा। जो पैसा मिलेगा वो अपने पास रखेगा या हेड ऑफिस भिजवाएगा, ब्रांच के पास जो भी पैसा आएगा वो अपने पास रखेगा या हेड ऑफिस को देगा, बोलो। अरे ब्रांच जो भी पैसा अपने पास रखा है, अगर जरूरत पड़ा तो हेड ऑफिस को देगा कि नहीं देगा, ऑब्वियसली देगा। और क्या जब हिसाब होगा, हिसाब होगा तो अगर जरूरत लगा पैसा, क्योंकि सारा का सारा खर्चा अगर हेड ऑफिस, सारा का सारा खर्चा अगर हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, तो जो रेवेन्यू भी आएगा कौन रखेगा, हेड ऑफिस रखेगा। मेरा बात समझो, अगर ब्रांच का रेंट, सुनो ध्यान से, ब्रांच का रेंट हेड ऑफिस पे कर रहा है, ब्रांच में जितने स्टाफ हैं उनका सैलरी हेड ऑफिस पे कर रहा है, तो रेवेन्यू पे अधिकार किसका है, हेड ऑफिस का है। और ऑब्वियसली मेरी ब्रांच है तो सारा रेवेन्यू तो मेरा ही होगा। वहां पे जो जिस उस ब्रांच में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो पैसा अपने पास थोड़ी रखेंगे, उनको तो जस्ट सैलरी से मतलब है। तो ब्रांच ने जो भी पैसा कमाया, याद करो कंसाइनमेंट में एजेंट जो भी सेल करता था, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनमेंट अकाउंट में अपने क्या लिखते थे, बाई साइड में लिखते थे कि बाई कंसाइनी अकाउंट। अब ब्रैकेट में क्या लिखते थे, सेल लिखते थे। याद आ रहा है तुम लोग को, यहां पर भी सेम है कि ब्रांच कुछ भी बेचेगा वो आएगा बाई साइड में, अपन लिखेंगे बाई रेमिटेंस। क्या लिखेंगे, बाई रेमिटेंस। देखो यहाँ पे बाई रेमिटेंस, बाई रेमिटेंस। अब इसमें क्या क्या आएगा, रेमिटेंस में क्या क्या आएगा, ब्रांच कैश सेल बेच सकता है तो कैश सेल, और अगर उधारी पे बेचा है तो उससे जो कलेक्शन मिला वो भी तो देना पड़ेगा हेड ऑफिस को। देखो कैश सेल आएगा इसमें, कैश सेल। और अगर डेटर से, डेटर को मान लो बेचा था 6 लाख का सामान, डेटर ने दिया है 5 लाख 80 या 5 लाख 50, तो जितना मिला है वही तो रेमिटेंस है। लिखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स।
बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके। अब अगर अपने लोग ये ऐड किए, ये ऐड किए और इसको क्या किए, माइनस किए, जो बच जाएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड कम आ रहा है तो प्रॉफिट, और अगर लायबिलिटी से मतलब अगर क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो लॉस। आया सामने? तो अपने को ऐड करो यहाँ पे, क्लोज करो अकाउंट्स को, अकाउंट्स को क्लोज करो। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रहा, सुनो, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट ऑन ब्रांच। ये क्या इंडिकेट करेगा, प्रॉफिट ऑन ब्रांच। प्रॉफिट ऑन या एट लिखो ना, प्रॉफिट एट ब्रांच बेटर रहेगा, प्रॉफिट एट अ ब्रांच। और अगर बैलेंसिंग फिगर ये वाला आ रहा है, इसको अपने बैलेंस शीट ही बोलता है, अगर बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा क्रेडिट साइड में आ रहा है तो लॉस एट अ ब्रांच। लॉस एट अ ब्रांच। अब आप बोलोगे ना सर ये तो कंसाइनमेंट की तरह मैच कर रहा है, बिल्कुल। हेलो, कंसाइनमेंट की तरह मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? हाँ। अब ब्रांच, अच्छा सुनो ना, हेड ऑफिस जो भी खर्चा करेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक। हेड ऑफिस जो भी खर्चा करेगा क्या लिखेंगे, टू बैंक। ठीक है, भेज दो। यहाँ पे देखना, मैंने एक स्पेस छोड़ा था यही बात लिखने के लिए। अगर हेड ऑफिस कुछ भी खर्चा कर रहा है, क्या खर्चा कर रहा है, हेड ऑफिस ब्रांच का रेंट पे कर रहा है, गोडाउन रेंट पे कर रहा है, शोरूम का रेंट पे कर रहा है, स्टाफ का सैलरी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहा है, तो हेड ऑफिस जो भी पे करेगा यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। याद करो, कंसाइनमेंट में भी सेम चीज होता है, मालिक जो भी खर्चा करता था वो अपने डेबिट साइड में लिखते थे, टू बैंक बोल करके लिखते थे ना। तो जो कंसाइनमेंट अकाउंट अगर अच्छे से तुम सीखे हो तो ब्रांच में तुम्हारा बहुत मदद आएगा, क्योंकि उधर भी सामान भेजते थे, इधर भी सामान भेज रहे हैं, तो बहुत मदद मिल जाएगा। समझ गए ना? तो मालिक जो भी खर्चा करेगा, हेड ऑफिस जो भी खर्चा करेगा वो आएगा टू बैंक अकाउंट। सच बताना, क्या अकाउंटिंग बहुत हार्ड लग रहा है क्या? हेलो, क्या अकाउंटिंग बहुत हार्ड लग रहा है क्या? नहीं। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एसेट होता है डेबिट साइड में, तो ओपनिंग आएगा डेबिट में, एसेट का ओपनिंग आएगा डेबिट में, तो क्लोजिंग आएगा क्रेडिट में। अगर तुमको ये पता है कि लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो उसका ओपनिंग आएगा क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। अगर आपको ये समझ में आता है कि सर जो अपने ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक लिमिटेड अकाउंटिंग है, तो अपने बहुत ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तो इस केस में हेड ऑफिस जो भी खर्चा करेगा उसके लिए एक ही अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम क्या है, टू बैंक अकाउंट। कंसाइनमेंट में ये चीज़ सीखी थे अपने अच्छे से, तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। सो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। हेड ऑफिस जो भी सामान भेजेगा, हेड ऑफिस जो भी सामान भेजेगा ब्रांच को, तो अपने उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच जो भी कमाएगा वो अपने पास तो रखेगा नहीं, वो किसको भिजवाएगा, हेड ऑफिस भिजवाएगा। तो अपने वहां पे क्या लिखेंगे, बाई रेमिटेंस। अगर कैश सेल करेगा तो कैश सेल लिखेंगे, या उधारी सेल किया था, उधारी से पूरा का पूरा उधारी तो मिलता नहीं है। अगर वो 6 लाख का सामान बेचा है, जोरी क्या 6 लाख मिलेगा, मान लो मिला 4 लाख, तो कलेक्शन कितना मिला वो लिखेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर मान लो 4 लाख, और कैश सेल था मान लो 2 लाख। हाँ, आ रहे उस पर आ रहे, बैड डेप्ट पे आ रहे हैं, टेंशन मत लो। समझ में आया? हाँ भूमिका बोलो, कुछ बोलना है? इसका, हाँ अभी मैं आ रहा हूँ, तुम लोग से मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी तुम लोग अपने मन में इफ और बट मत लाओ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके। तो अगर अगर आप इस फॉर्मेट को ना, लोग क्या करें, इस फॉर्मेट को याद कर रहे हैं कि सर ओपनिंग एसेट इधर, डेबिट इधर, क्रेडिट इधर, डेबिट, सब ऐसे याद कर रहे हैं, आपको याद नहीं करना। मैं क्या करूँ, एक ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट, पीएल अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल, जैसे अपने 11 12 में और
करते हैं फाइनल अकाउंट में। अब उसका इम्पैक्ट देखना यहाँ पे आ रहा है। मैं तुमको ये प्रूफ कर दूंगा कि वो भी सही है तो ये भी सही है। अभी मैं तुमको प्रूफ करने जा रहा हूं कि वो भी सही था तो ये भी सही है। तो अपने अभी एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तुमको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, तुमको बस समझने की जरूरत है। जस्ट मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक ट्रेडिशनल ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ तक लिख लिया तुम लोग? ठीक है, जो नहीं लिखे भाई वीडियो पॉज करके पहले देख लो, दिखा दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लो और फिर जो समझाने जा रहा हूँ अच्छे से समझो, क्योंकि रटने के लिए तो ये काफ़ी है, लेकिन अपने को भी समझना है कि भाई ये जो बना है अकाउंटेंसी, क्योंकि ऐसा तुम लोग पहली बार देखा होगा कि जहाँ पे एसेट साइड में ही एक्सपेंसेस भी आ गया, लॉस भी, सब कुछ आ गया। और ऐसा पहली बार देखा होगा जहाँ लायबिलिटी साइड में सेल भी दिखाया जा रहा है। कभी देखा था क्या लायबिलिटी और सेल एक साथ? तो थोड़ा सा मन में आ रहा है कि ये सही है या गलत है। इसके लिए मैं तुमको क्या करूंगा, एक सिंपल ट्रेडिशनल ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाऊंगा और कोशिश करूंगा समझाने का कि अगर ये सही है तो वो भी सही है। ठीक है, समझना, बस समझना। ये है ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल। यहां पर मैं लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मान लो यहाँ पे है 10,000। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000। टू परचेज मान लेते हैं 50,000। टू परचेज कितना है? 50,000। यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल, बाई सेल। ठीक है, कैश सेल है, कैश सेल है, मान लेते हैं यहाँ पे 1,00,000 रुपए का कैश सेल है। और जो क्रेडिट सेल है मान लेते हैं 2,00,000। ठीक है ना। और यहां पे लिख दिया मैंने बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग मान लेते हैं मेरा 4 है। कितना है? 4 है। ठीक है, यहां पे मैं एक बैलेंस शीट बना दे रहा हूं। यहां पे मैं एक बैलेंस शीट बना दे रहा हूं। यहाँ पे जो कैश अमाउंट है, सुनो, यहाँ पे जो कैश अमाउंट है 50,000 है। अमाउंट कितना है? 50,000। अब एक एक चीज लिखूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान सुनना। ओपनिंग कितना है? बोलो ना, ओपनिंग कितना है? 10,000। यहाँ पे ओपनिंग कितना लिख देंगे? 10,000। यहाँ पे क्लोजिंग कितना है? 4,000। तो इधर पे क्लोजिंग कितना लिख देंगे? 4,000। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ पे तो कोई तकलीफ नहीं। बात करते हैं परचेज का। मान लेते हैं ये जो परचेज हुआ है, अगर ये परचेज हेड ऑफिस ने किया है, अगर ये परचेज हेड ऑफिस ने किया, तो इस केस में अपने लोग लिखेंगे टू गुड सेंट ऑन, टू गुड सेंट टू ब्रांच। 50,000 अपना इधर पे आएगा, तो इसका कैश में कोई इंपैक्ट नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर ब्रांच तो खुद भी परचेस कर सकता है, क्या एवरी टाइम वो फोन करेगा हेड ऑफिस को सामान भेजो, सामान भेजो, सामान भेजो? कर ही सकता है, कौन सी बड़ी बात है। बट डेली का बिजनेस है तो एवरी टाइम कॉल करके बोलना भी ठीक नहीं है। तो मान लेते हैं ये जो परचेज हुआ है, ध्यान सुनना, ये जो परचेज हुआ है, ये परचेज कौन किया है? ब्रांच। एज्यूम कर लेते हैं ये परचेज कौन किया है? ब्रांच। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये सही है तो वो भी सही है। तो ये जो परचेज किया है ब्रांच ने किया है, तो ऑब्वियसली ब्रांच के पास कैश तो होगा। बोले ना, ब्रांच के पास कैश तो होगा, होगा ना। जैसे ही ब्रांच ने परचेज कर लिया तो ब्रांच के पास जो कैश था वो चला गया। बोले ना, जैसे ही ब्रांच ने परचेज कर लिया तो अपने तो यहां परचेज दिखा नहीं रहे, अपने क्या यहां पे परचेज दिखा रहे? नहीं दिखा रहे। तो ब्रांच के पास जो परचेज कितना था? 50,000। अब ब्रांच के पास कैश भी कितना था? 50,000। तो जैसे ही सामान परचेज किया तो कैश तो चला गया। तो अपने यहाँ पे, हाँ, अपने यहाँ पे जो कैश रहेगा वो पहले ओपनिंग कैश कितना दिखाएंगे? सुनो ना, ओपनिंग कैश कितना दिखाएंगे? 50,000। अब ब्रांच से कैश चला गया तो यहाँ पे कैश में क्या दिखा देंगे? समझ गया ना। ब्रांच के ओपनिंग कैश कितना दिखाएंगे बोलिए तो? 50,000। और ड्यूरिंग द ईयर
ब्रांच ने 50,000 का सामान खरीद लिया, तो जैसे ही ब्रांच ने सामान खरीदा तो कैश तो चला गया, तो क्या अब क्लोजिंग कैश कुछ बचा हुआ है? नहीं, तो क्लोजिंग कैश में क्या दिखा देंगे? नील। देखो ना इम्पैक्ट सेम आया कि नहीं सेम आया? क्या चीज? हाँ, तो स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे तो मैच ही आएगा, मैच ही करेगा वो चीज। मैं अभी देखो, अभी मैं तुमको जस्ट समझा रहा हूँ कि इम्पैक्ट क्या बराबर आएगा, समझ गया ना? तो अगर सम्स में लिखा जाएगा परचेस बाय द ब्रांच, अगर परचेज बाय द ब्रांच, इसका मतलब ब्रांच ने जो भी परचेज किया उसमें से कैश माइनस कर देना। तो ओपनिंग कैश था 50,000, यहां था क्लोजिंग कैश, क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। ठीक है, तो देखना इम्पैक्ट क्या आएगा? बराबर आएगा। अगर देखा जाए इम्पैक्ट बराबर आएगा कैसे? अगर मैं परचेज करता तो यहाँ पे क्या लिखता? टू परचेज। सुने ना, अगर मैं परचेज करता क्या लिखता? टू परचेज, ये लिखता। तो मैंने परचेज ना लिख करके कैश में कितना लग दिया था? 50,000, और यहाँ पे कैश में क्या हो गया? नील। तो मेरा डेबिट कितने से बढ़ा है? 50,000 से बढ़ा है। तो मैंने क्या किया? परचेज ना लिख करके क्या लिखा था? कैश लिखा था। तो अब देख लो यहाँ पे मैं कैश में लिख दिया 50,000, और जब परचेज करूंगा तो कैश चला जाएगा, तो कैश में क्या हो गया? नील। तो मेरा डेबिट कितने से बढ़ा हुआ है? 50,000 से। मेरा डेबिट कितने से बढ़ा हुआ है? 50,000 से मेरा डेबिट बढ़ा हुआ है ना? 50,000 से मेरा डेबिट तो बढ़ा हुआ है, तो मैंने परचेज ना लिख करके कैश को बढ़ा दिया, कैश में दिखा दिया। क्योंकि नॉर्मली नॉर्मली जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे टू कैश नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टू परचेज लिखते हैं। तो अपने क्या किए? परचेज ना लिख करके कैश में 50,000 दिखा दिए, बात एक ही आया। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। चलो मैं ये सेल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? हमारा टोटल सेल कितना है? यहाँ पे ऐड करो ना, टोटल सेल कितना है? अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ कितना है? कितना है? 3 लाख। ये मेरा टोटल सेल है। अब बताना ध्यान से, कैश सेल कितना है? अरे बोलो ना, कैश सेल कितना है? 1 लाख। तो मैं यहाँ पे कैश सेल में क्या लिखूंगा? 1 लाख। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं कैश सेल के सामने लिखूंगा 1 लाख रुपया। मान लेते जो क्रेडिट सेल था उसमें कलेक्शन हुआ है 1,80,000 का। कलेक्शन कितना हुआ? जो मैंने क्रेडिट सेल किया था उसमें से 1,80,000 का कलेक्शन हुआ, मतलब जो मेरा क्रेडिट सेल है उसमें से 2 लाख किया था, 2 लाख में से 1,80,000 का कलेक्शन हो चुका है। तो मैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना लिखूंगा? 1,80,000। अब आप बोलोगे सर आपका जो टोटल आ रहा है वो 2,80,000 आ रहा है, और यहाँ पे जो सेल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 लाख आ रहा है। 3 लाख आ रहा है, तो 20,000 का मिसिंग फिगर है। तो जिसने अभी तक पैसा नहीं दिया वो मेरा क्या है? डेटर है। तो वो 20,000 मैं कहाँ दिखा दूंगा? डेटर में दिखा दूंगा। तो मैं ये जो मेरा डेटर था मैं इस डेटर में 20,000 रुपया दिखा दूंगा। अब ऐड करो, ये 3 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा? 3 लाख। तो अगर ट्रेडिंग में 3 लाख था यहाँ पे, तो यहाँ भी देखो 3 लाख हो गया, हो गया ना 3 लाख? क्योंकि जो पैसा दे दिया अब वो डेटर नहीं है, जो पैसा दे दिया अब वो डेटर नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो अब इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेरा टोटल सेल था 3 लाख रुपया। जो पहली बार नहीं समझे वो सेकेंड बार में जरूर समझने की कोशिश करना। मेरा जो टोटल सेल था वो 3 लाख था, जिसमें से मैंने कैश सेल किया 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया मैंने कैश सेल के सामने लिख दिया। मेरा क्रेडिट सेल था 2 लाख रुपया। कितना था? 2 लाख रुपया। तो उसमें से 1,80,000 का कलेक्शन हुआ, मैं लिख दिया कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1,80,000। ठीक है, स्टिल अभी कितना मिलना बाकी है? 20,000। तो ये जो मिलना बाकी है 20,000 वो मेरे क्या है? डेटर ही तो है, जो अभी तक पैसा नहीं मिला। क्योंकि पता है डेटर डेटर का जन्म तभी होता है जब उधारी आता है। अगर आज आपने मोदी खाना दुकान में गया, पैसा दिया, सामान लेके घर आ गए, अब आप डेटर थोड़ी रहे। डेटर का अकाउंट आपका मेंटेन करते जो आपने उधारी पे सामान भेजा है। समझ गए मेरी बात? तो इस केस में अभी तक 20,000 रुपया आपको नहीं मिला है, तो जो 20,000 नहीं मिला है वो 20,000 अपने कहाँ दिखा देंगे? डेटर में दिखा देंगे। तो अब देखो ये भी हो गया 3 लाख रुपया, और ये भी क्या हो गया? 3। अब बोलोगे सर 20,000 जो मिलने वाले थे ना, ये जो 20,000 मिलने वाले थे उसमें 5,000 का बैड डेप्ट हो गया। क्वेश्चन आया था अभी दिमाग में, 5,000 का क्या हो गया था? बैड डेप्ट हो गया। तो मेरा एक्चुअल पैसा कितना मिलेगा? 15,000। कितना मिलेगा? 15,000। तो मेरा डेटर भी कितना दिखाऊंगा? अब मैं डेटर कितना दिखाऊंगा यहाँ पे? 15,000 डेटर दिखाऊंगा। समझ रहे हो ना? जो मेरा 15,000 क्या दिखाऊंगा? डेटर दिखाऊंगा।
तो ऐसी आपका अकाउंटेंसी मेंटेन हो रहा है। मतलब जब तुम अलग अलग ट्रेडिंग बना रहे हो, अलग पीएल बना रहे हो, अलग बैलेंस शीट बना रहे हो, उसी को बना करके, उसी का मिक्सचर बना करके एक अकाउंटेंसी बना दिया गया है, एक अकाउंटिंग बना दिया जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। और एग्जांपल दूं, समझ गए? एक परचेज का एग्जांपल दूं, पैसे का एग्जांपल देते हैं, चलो एक पे एब नॉर्मल लॉस का एग्जांपल देता हूं, एब नॉर्मल लॉस का एग्जांपल देता हूं, ठीक है? ओके, मान लेते हैं मैंने परचेज किया 50,000 का सामान, बोलो ना, मैंने कितना परचेज किया? 50,000 का सामान, ठीक है? अब इसमें से एब नॉर्मल लॉस हो गया, मान लेते हैं 10,000 का एब नॉर्मल लॉस हो गया, आया सामने? तो मेरा रियल परचेज कितना, मैंने मतलब परचेज किया 50,000, लेकिन रास्ते में ही सामान चोरी हो गया, या होता ना थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, या नेचुरल, नेचुरल नहीं हो, बेसिकली ट्रक पलट गया, होता ना चोरी हो जाना, ट्रक पलट जाना, नेचुरल लॉस हो गया। तो मेरा 10,000 का एब नॉर्मल लॉस हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 40। यहाँ कितना हो गया? 40। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे दिखाओगे यहाँ पे, बताओ इसका इम्पैक्ट कैसे दिखाओगे? लाइव स्टूडेंट, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे कैसे दिखाओगे? दिमाग लगाओ, अगर एब नॉर्मल लॉस हो गया तो एकदम आसान है। हाँ, अरे मान लेते गुड सेंड टू ब्रांच पकड़ लो ना, हेलो हेलो हेलो, गुड सेंड टू ब्रांच पकड़ लो ना, अब दिमाग लगाओ, गुड सेंड टू ब्रांच, तो मैंने 50,000 सामान भेजा, 50,000 का सामान भेजा, रास्ते में 10,000 का सामान लॉस हो गया, चोरी हो गया, ट्रक पलट गया, वट एवर, तो मेरा सामान कितना पहुंचा वहां पे? मैं तो भेजा था 50,000, मैं तो भेजा था 50,000, ऐसा ना, लेकिन पहुंचा कितना? 40 पहुंचा। तो अगर मैं यहाँ पे 50 दिखाता हूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं यहाँ से 50 दिखाता हूँ, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? बोलो ना, अगर मैं यहाँ से 50 दिखाता हूँ, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 40 बचेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे 50 दिखा दिया, ध्यान सुनना, अगर मैं 50 दिखा दिया तो यहाँ पे कितना बचेगा? कहाँ गया? 40 बचेगा। तो नेट इम्पैक्ट कितना आ रहा है? बोलो ना, नेट इम्पैक्ट कितना आ रहा है? 10 ही का तो नेट इम्पैक्ट आ रहा है, अपना नेट इम्पैक्ट तो 10 का ही आ रहा है। तो अपने को ना जस्ट ये समझना है कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में जो इम्पैक्ट आ रहा है, वही सेम इम्पैक्ट अपने को यहाँ भी देखने को मिलेगा। अभी जस्ट मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ, कोशिश करो। जैसे अपने जब सम्स करेंगे ना, जो अपने सम्स करेंगे, तो वो सम्स करके मैं और भी अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि सम्स में क्या अपने पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल रहेगा, स्टॉक कितना है, डेटर कितना है, सेल कितना है, ये कितना है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तुमको ये वाला अकाउंट समझाऊंगा, ब्रांच अकाउंट कैसे बना, फिर सेम सम्स को मैं ट्रेडिंग और पीएल बैलेंस शीट बना दूंगा, फिर दिखाऊंगा दोनों का इंपैक्ट कैसे हो रहा है। देखो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तुमको पूरा अगर समझ में नहीं आया होगा, तब भी 40% 50% समझ में तो आ ही गया होगा मिनिमम, अगर मैं एक्सपेक्टेशन करूँ। कुछ डाउट है? बोलो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि मैं जब सम्स कराऊंगा तो अपने पास फुल डेटा रहेगा। जब फुल डेटा रहेगा ना, तो उसके, अभी तो मैं अपने मन से एग्जांपल बना के समझा रहा हूँ, समझ गया ना? तो जब मैं सम्स कराऊंगा तो फुल डेटा मेरे पास रहेगा। तो फुल डेटा से मैं क्या करूंगा, ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? ब्रांच अकाउंट बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, वही डेटा को कन्वर्ट करूंगा ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में, और फिर वहां तुमको दिखाऊंगा इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, तो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? ओके। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना, एक बार तुम लोग ये फटाफट लिख लो, उसके बाद मेरे को नोट लिखवाना। ये लिख लिया ना, बस रिवाइज कर लो एक बार फटाफट, एक बार रिवाइज कर लो, जो भी डाउट है मेरे से पूछ लो, जो भी डाउट है, लाइव स्टूडेंट जो भी डाउट है मेरे से पूछ लो। रिजू, सब्बीर, सरिका, भूमिका, एसके भाई, सोविक, सलोनी, और अदर्स में नाम नहीं दिख रहा सबका। आप लोग बताइए भाई, अदर्स में बहुत लोग का नाम, आप लोग बताइए, कोई डाउट है नहीं ना आप लोग को? हेलो, कोई डाउट तो नहीं है ना लाइव स्टूडेंट? ओके, टेक्स्ट भी कर सकता है कोई, तो ना टेक्स्ट भी कर सकता है। और जिसका नाम नहीं दिख रहा है भाई, उस एक्चुअली नाम शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। अदर्स में बहुत लोग दिख रहे हैं, ठीक, माफ करना, आपका नाम नहीं लिया, गुस्सा मत होना।
स्टार्ट होगा उसके बाद। पर ब्रांच और डिपार्टमेंट एक बार कंप्लीट करा दो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, बता दूंगा। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो। अब लिखो, नोट लिखो, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब नोट लिखो यहाँ पे, नोट लिखो। नोट नंबर 1, कल तुम लोग को जो लोडिंग अनलोडिंग सिखाया था, मतलब पहले लोड ऐड कर रहे थे, फिर साइड में कर रहे थे ना, वो सामान भेज रहे थे प्रॉफिट में, और फिर प्रॉफिट को अनलोड कर रहे थे। हाँ, नहीं वो रोहित को बोला था कि ऐप में डाल देने के लिए। ठीक है, शायद वो ऐप में फिर अपलोड, पता नहीं। लिखो तो, नोट लिखो नंबर 1, एक्सपेंसेस। अच्छा, नोट लिखो एक्सपेंसेस, expenses paid by the branch, expenses paid by the branch are not shown, are not shown in the branch account because 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 in branch account, because in branch account they are subtracted through branch cash account। मतलब ब्रांच जो भी खर्चा करेगा उसको तुम लोग ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाओगे, क्योंकि सारा का सारा खर्चा कैसे माइनस करेंगे ब्रांच अकाउंट में। मैंने क्या बोला, expenses paid by the branch are not shown in the branch account because in branch account they are subtracted to the branch cash account। मैं बस समझा रहा हूँ, जैसे अपने परचेज किए थे ना, हेलो, अपने परचेज किए थे सामान, याद करो मेरी दिल्ली वाली जो ब्रांच थी उसने 10,000 का सामान परचेज किया था, तो ओपनिंग कैश कितना था उसके पास, ओपनिंग कैश कितना था 10। ठीक है, तो उसने अगर 10,000 का परचेज कर लिया तो कैश तो बचा नहीं, तो क्लोजिंग कैश कितना दिखा दिए, नील दिखा दिए, तो इम्पैक्ट कितने का आया, 10 का ही तो इम्पैक्ट आया। यही बात यहाँ बोला गया कि एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच आर नॉट सोन इन द ब्रांच अकाउंट बिकॉज इन द ब्रांच अकाउंट दे आर सब्जेक्टेड थ्रू द ब्रांच कैश अकाउंट। हाँ, कि जो भी ब्रांच जो भी खर्चा करेगा, सुन लो ध्यान से, ब्रांच जो भी खर्चा करेगा बस कैश से माइनस कर देना, और क्लोजिंग में जो बचेगा वो क्लोजिंग में दिखा देना। समझ गए ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंसेस आर नॉट सोन, और नॉट सोन, डिपेंडेंट इन द ब्रांच अकाउंट। नहीं खरीद सकता, खरीद सकता। नॉन कैश एक्सपेंसेस आर नॉट सोन इन द ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट because they are, because they are allowed, या adjusted लिखो ना, they are adjusted with, they are adjusted, adjusted with following, following asset, they are adjusted with following asset। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर। मैं इसका एग्जांपल देख रहा हूँ तुमको, इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुमको, वहाँ पे उसका इम्पैक्ट देख लेना। नॉन कैश एक्सपेंसेस आर नॉट shown in the branch account because they are adjusted with the following asset: depreciation, bad debt, discount allowed, goods lost by fire। क्लियर हुआ? अब इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, ध्यान से सुनना। मान लेते ओपनिंग फर्नीचर था 1 लाख रुपया, ओपनिंग फर्नीचर कितना था 1 लाख रुपया, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। तो अब अगर 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिए तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 90,000। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग फर्नीचर कितना लिख दूंगा 90,000। देखो ना इम्पैक्ट कितने का आ रहा है, मेरा डेबिट 10,000 से बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है, तो मैं डेप्रिसिएशन ना लिख करके मैं एडजस्ट कर दिया। समझ गया ना? दोबारा समझ लो, फर्नीचर था 1 लाख रुपया, मैंने उसमें से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 10,000 माइनस हो गया, तो क्लोजिंग कितना बचेगा 90,000। मैंने यहाँ पे 90,000 दिखा। क्या मैंने कहीं पर भी डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया? तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉलोइंग एसेट से ही, फॉलोइंग एसेट से ही अपने क्या कर रहे हैं एडजस्ट कर रहे हैं। तो जो नेट इंपैक्ट आएगा, नेट इफेक्ट आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है? तो ये जो ब्रांच अकाउंटिंग है ना, ये फुल फ्लेजेज अकाउंटिंग नहीं है, ये लिमिटेड अकाउंटिंग है, जस्ट फॉर मेंटेनिंग टू गेट प्रॉफिट और लॉस। भैया हम मेंटेन कर रहे हैं ये पता करने के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, या अपने को ये पता करना है कि ब्रांच में कितने एसेट पड़े हुए हैं और ब्रांच की टोटल लायबिलिटी क्या है। तो एक ऐसा चनाचूर टाइप का अकाउंट जिससे आपको एसेट भी पता चल जा रहा है, लायबिलिटी भी पता चल जा रहा है, खर्चा भी पता चल जा रहा है और सेल्स भी पता चल जा रहा है, इसी अकाउंट को अपने क्या बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। और एग्जाम में जो तुम्हारे सम्स जो आएगा ना, यही वाला सम्स आएगा, आपको बोलेगा मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द हेड ऑफिस, और वो कौन सा क्वेश्चन होगा, ऑब्वियसली डिपेंडेंट। अगर आपको बोलेगा कि हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ऑब्वियसली कौन सा ब्रांच होगा, वो डिपेंडेंट ब्रांच होगा। और जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो तो अपना खुद का मेंटेन कर, दिक्कत वाला बात नहीं है। बोलो कोई डाउट? हाँ भूमिका। हाँ, अगर अगर नीड रहेगा, जैसे तुमको इसका दिखाना पड़ेगा, स्टॉक का तुमको दिखाना पड़ सकता है, डेटर का तुमको दिखाना पड़ सकता है, तो जो नीड रहेगा वो अपने करेंगे। टेंशन क्यों ले रहा? अभी तो आज तुम लोग डे 1 पढ़ रहे हैं, आज ही इतना क्यों ई फॉर पटा रहे हैं? क्वेश्चन उस दिन पूछना जब बोलूंगा ब्रांच खत्म हो गया, तब उस दिन क्वेश्चन पूछना। ठीक है भूमिका, समझ गए बाबू? कोई डाउट नहीं है ना? अभी तो जस्ट देखो, अभी स्टेप लेयर बाइज लेयर चलेंगे अपने लोग। ठीक है? एक बार बुक ओपन करो ना, कितना ब्रांच अकाउंट कितना पेज नंबर है? ब्रांच अकाउंट, अच्छा पहले ही है, पहला चैप्टर ब्रांच ही है। ठीक है, ब्रांच अपना पहले ही है, पेज नंबर 3, बुक का पेज नंबर 3। अच्छा, पहला ब्रांच है, तुम लोग को मैं समझा रहा हूँ, हेलो, तुम लोग को मैं समझा रहा हूँ, तुम लोग इसको होमवर्क करके लाएगा। ठीक है? अभी मैं पूरा समझा दे रहा हूँ, पूरा समझा दे रहा हूँ, होमवर्क करके लाओगे, क्योंकि नेक्स्ट डे तुम लोग ब्रांच अकाउंट बनाओगे और मैं बनाऊंगा पीएल और ट्रेडिंग, और मैं दोनों को समाप्त करूंगा। और टेंशन, सुनो टेंशन मत लो, मैं खुद बना के लाऊंगा, अभी समझा दे रहा हूँ। जैसे ये ओपनिंग बैलेंस है, अरे समझो, डर डर क्यों रहे तुम लोग, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है?
तो बिल्डिंग कहाँ आएगा, टू टू इधर लेंगे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट, तो बिल्डिंग का ओपनिंग डेबिट साइड दिखा देना, कैश का डेबिट साइड दिखा देना, डेटर का डेबिट साइड दिखा देना, स्टॉक का डेबिट साइड दिखा देना, फर्नीचर का डेबिट साइड दिखा देना। गुड सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 3,80,000। एक काम करो मैं बना ही देता हूँ, समझाऊँ क्यों, छोड़ दो तुम लोग मेरे को परेशान करेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ, मैं खुद ही बना दे रहा हूँ। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट अंडर द डेटर सिस्टम विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लिखो ब्रांच अकाउंट। तुम लोग वो कॉलम, पूरा कॉलम बनाना, ठीक है, मैं भी साइड्स बना रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट, ओपनिंग, हाँ डेट नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग बुक है ना सबके सामने, बिल्डिंग है, सारा एसेट देख लो, सारा एसेट देख लो फटाफट। बिल्डिंग है, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर, सारा एसेट लिखो फटाफट। बिल्डिंग, कैश, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग अमाउंट देख लो 2 लाख, कैश है 40,000, डेटर है 30,000, स्टॉक है 35,000, फर्नीचर है 1 लाख रुपये, लिखो फटाफट। बिल्डिंग है 2 लाख रुपया, कैश है 40,000 रुपया, डेटर है 30,000 रुपया, स्टॉक है 35,000 और फर्नीचर है तुम्हारा 1 लाख रुपया। अब क्या बोला, टू गुड सेंट ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 3,80,000, देखो टू गुड सेंट, टू गुड सेंट टू ब्रांच 3,80,000, ठीक है। हाँ, एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, उसको तो कैश से देखेंगे। एक्सपेंस ये तो आएगा नहीं, एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस कितना है 22,000, देखो टू बैंक हो जाएगा 22,000। आ जाओ बैड डेप्ट एडजस्ट करेंगे, कैश सेल और क्रेडिट सेल, तो कैश सेल लेंगे, क्रेडिट सेल तो नहीं लेंगे ना, जस्ट कलेक्शन फ्रॉम डेटर लेंगे, याद है ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखोगे। हाँ, अच्छा इस सम्स में ना लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी है क्या लायबिलिटी हो, बाई रेमिटेंस, बाई रेमिटेंस, कैश सेल और था कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल कितना है भाई 2,20,000, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना 6,30,000, 2,20,000 और 6,30,000। अब अगर डेबिट, अगर ओपनिंग बैलेंस आया है तो ऑब्वियसली इसका क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा, है ना, क्योंकि सम्स में देखो अपना क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का दिया है या फर्नीचर का निकालना पड़ेगा, ठीक है। और चार्ज डेप्रिसिएशन और फर्नीचर, तो एक आप लिखो क्लोजिंग बैलेंस बाई, लिखो क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट। और वैसे भी एसेट और लायबिलिटी में कभी बाई और नहीं होता, पता है ना, हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो कभी बाई और टू थोड़ी यूज करते हैं। हाँ, तो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट, स्टॉक का दिया हुआ कितना 25,000, स्टॉक का देखो ना 25,000 दिया हुआ, और फर्नीचर कितना है 10%,
स्टॉक हो गया 25,000। फर्नीचर देख लो, फर्नीचर कितना दिया हुआ 10%, तो ओपनिंग फर्नीचर कितना था 1 लाख। ओ 1 लाख, उसमें से 10% माइनस कर देंगे, तो 1 लाख में से 10% माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 90,000। देखो 1 लाख रुपया यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 1 लाख रुपया था, उसमें से 10% डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, तो कितना हो जाएगा 90,000। तो आप एक चीज़ में देख रहे हो, हम लोगों ने स्टॉक भी कर लिया, फर्नीचर भी कर लिया। अब मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग ओपनिंग कितना था 2 लाख रुपया। जरूरी क्या हर एक साल कोई बिल्डिंग खरीदेगा, जरूरी तो नहीं है। तो जो ओपनिंग बिल्डिंग था वही क्या हो जाएगा क्लोजिंग बिल्डिंग। लिखो बिल्डिंग, नेक्स्ट देख लो। हाँ एक बार निकालते डेटर अकाउंट, अभी कैश छोड़ो, अभी क्या निकालते हैं डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट के लिए एक वर्किंग नोट अपने निकालेंगे डेटर्स, और वर्किंग नोट वन करना है। जो नेसेसरी वर्किंग रहेगा तो करना ही पड़ेगा अपने को। तो एक बार डेटर अकाउंट ओपन करो, क्या लिख देना ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर। डेटर का ओपनिंग लिखोगे टू बैलेंस बीटिंग। डेटर क्या होता है एसेट, अरे बोलो ना डेटर क्या होता है एसेट। एसेट का नेचर क्या होता है डेबिट साइड, तो वो डेबिट साइड से बढ़ेगा और क्रेडिट साइड से माइनस होगा। तो डेटर होता है एसेट, एसेट का नेचर होता है डेबिट साइड, तो डेबिट से बढ़ेगा क्रेडिट से माइनस होगा। टू बैलेंस बीडी, डेटर हमारा कितना था 30,000 रुपया हमारा डेटर था। डेटर में लिखोगे 30,000 रुपया, ठीक है ठीक है। अब डेटर से कैश मिल गया, याद करो डेटर से, याद है ना कैश सेल, कैश सेल। डेटर से जब कैश मिलेगा तो डेटर कम होगा या ज़्यादा होगा। अरे सॉरी सॉरी, ये इसकी बात कर रहा हूँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अरे कैश सेल में तो डेटर आता ही नहीं है। डेटर कब आता है जब आप क्रेडिट पे बेचते हो ना। तो आपने क्रेडिट में बेचा था 8 लाख रुपया, लेकिन डेटर ने पेमेंट कितना किया अभी तक, अरे कलेक्शन कितना किया है। 2 मिनट कंफ्यूज मत हो, क्या कैश सेल से डेटर आता है क्या, नहीं, कैश सेल से डेटर का जन्म नहीं होता है। डेटर का जन्म होता है क्रेडिट सेल से, उधारी पे बेचोगे तभी डेटर आएगा। तो उधारी पे बेचा था कितना 8 लाख, पर कलेक्शन कितना हुआ है ना 6,30,000। जब कलेक्शन मिल जाएगा तो डेटर क्या होगा कम होगा। तो अब बताओ आपका कलेक्शन मिलने से डेटर तो कम होगा, और जब भी एसेट कम करोगे किधर से कम कम करोगे क्रेडिट साइड से। लिख दो यहाँ पे बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 6,30,000, 6,30,000। और जब डेटर को बेचे थे तो डेटर तो बढ़ेगा, अरे बोलो ना बेचने से डेटर क्या होगा बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे डेटर बढ़ेगा तो डेबिट साइड से टू क्रेडिट सेल। और अगर किसी को एंट्री पता है तो सेल का एंट्री क्या होता है डेटर टू सेल, अरे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डेटर में क्या लिखेंगे टू सेल। और जब कलेक्शन होता है तो क्या लिखते हैं बैंक अकाउंट डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर में क्या आएगा बाई बैंक अकाउंट, है ना। अगर जनरल एंट्री भी तुम्हारा तगड़ा है तब भी कर ले जाओ। यहाँ हो गया 8 लाख। अब इसको ऐड करो, ये हो गया 8,30,000, ये हो गया 8,30,000, ठीक है। बैड डेप्ट भी था ना कुछ, बैड डेप्ट याद करो, ये बैड डेप्ट 10,000। बैड डेप्ट होने से डेटर बढ़ेगा या कम होगा, अरे बैड डेप्ट हो गया पैसा नहीं दे रहा है तो डेटर कम हो गया ना मेरा। बैड डेप्ट, हाँ पैसा नहीं दे रहा तो डेटर क्या होगा मेरा कम होगा। यहाँ पे लिखेंगे बाई बैड डेप्ट। अब जो इंसान पैसा दे ही नहीं रहा तो क्या करेगा, उसके चक्कर में अपना जीवन थोड़ी समाप्त कर देगा, भूल करके आगे बढ़ेगा। तो डेटर को कम कर देगा, बिकॉज 10,000 रुपया डूब गया, तो 10,000 डूबने से डेटर क्या होगा कम आएगा, तो कम आएगा क्रेडिट साइड में। कितना आएगा 10,000 था ना 10,000 रुपये। अब इस केस में अगर बैलेंसिंग निकालें बाई बैलेंस सीडी, डेटर का बैलेंस सीडी कितना आएगा 1 लाख
डेटर हो गया 1,90,000। इसको नंबर, तो यहाँ पे लिखो 1,90,000, डेटर आ गया 1,90,000। अब लास्ट में क्या बचा था हमारा, कैश। तो सुनो सुनो, कैश बचा था ना, कैश का ओपनिंग कितना है, अरे बोलो ना, ओपनिंग कितना है, 40,000। ब्रांच ने कुछ खर्चा किया था, तो ब्रांच जो भी खर्चा करेगा वो कैश से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पता है हेड ऑफिस ऑलवेज जब सामान भिजवाता है तो कैश में भिजवा देता है। अरे सुनो ना, हेड ऑफिस क्या करता है, अपने ब्रांच को ना कैश भिजवा देता है कि लो यार चाय पानी के लिए डेली थोड़ी खर्चा करो, फोन करोगे जाओ चाय पीना सर, पैसा भेजिए कलकत्ता से। अब मेरा ब्रांच, सुनो ना, मेरा ब्रांच दिल्ली में है, उधर उधर पे 4 कस्टमर आ गया, कस्टमर को चाय पिलाना है तो मेरे पास फ़ोन करेगा, सर कुछ पैसा भेजिए ना, दिल्ली वाले ब्रांच पे चाय पिलाना है। तो इन सब के लिए मैंने पहले से ही उनको बोला, ले भैया कैश रख ले, जो भी खर्चा वर्चा होगा उसमें से माइनस कर लेना। तो जो भी एक्सपेंसेस किया है ब्रांच ने वो कैश से माइनस कर देंगे। तो 40,000 था, 40,000 में से ये 28,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना आएगा बोलो ना, 12,000 आएगा ना। तो 40,000 ओपनिंग कैश था, जिसमें से 28,000 का खर्चा ब्रांच ने किया था, तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 12,000। प्रॉफिट आ रहा है, नुकसान हो रहा है, एक बार ऐड करो तो, इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है, 13,67,000, 13,67,000। प्रॉफिट तो ये भी आएगा, प्रॉफिट ही आएगा ना, टू प्रॉफिट, टू, हाँ टू प्रॉफिट एट अ ब्रांच, प्रॉफिट एट अ ब्रांच 5,60,000। तुम्हारे मैट में देखना बहुत सारा सम्स मैंने एक्स्ट्रा डाल के रखा है, वो सारा सम्स करेंगे, अभी नहीं, रिवीजन बैच में, अभी बस कॉन्सेप्ट। ठीक है, हो गया ना कंप्लीट, कोई डाउट यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा जो ब्रांच अकाउंट है एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, बस 2 मिनट सुनो, फिर क्लास में ऑफ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जितने भी एसेट है उनका ओपनिंग आएगा डेबिट में और क्लोजिंग आएगा क्रेडिट में। सर डेबिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रांच अकाउंट क्या है, अरे सॉरी एसेट क्या है, एसेट है डेबिट में, एसेट क्या है डेबिट में, एसेट का जो नेचर है डेबिट में है, तो ओपनिंग आएगा डेबिट में, क्लोजिंग आएगा क्रेडिट में। अगर ओपनिंग लायबिलिटी रहेगा तो लायबिलिटी का नेचर क्या है, क्रेडिट, लायबिलिटी नेचर क्या है, क्रेडिट, तो ओपनिंग आएगा क्रेडिट में और क्लोजिंग आएगा डेबिट में। हेड ऑफिस जो भी खर्चा करेगा टू बैंक अकाउंट, हेड ऑफिस ने जो सामान भिजवाया है बेचने के लिए उसमें क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच जो भी खर्चा करेगा कैश से माइनस कर देना। ब्रांच जो भी सामान बेचेगा बोलेंगे बाई रेमिटेंस, बाई रेमिटेंस, रेमिटेंस में बोलना बाई कैश सेल, बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और ज़्यादातर केस में डेटर अकाउंट अपने को ओपन करना ही पड़ जाता है। कोई भी अगर नॉन कैश एक्सपेंडिचर है जैसे बैड डेप्ट है या तुम्हारा बेसिकली डेप्रिसिएशन है, तो वो फॉलोइंग एसेट से डेटर से बैड डेप्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर फर्नीचर है और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन किससे माइनस करेंगे, फर्नीचर से माइनस करेंगे। तो कोई भी अगर नॉन कैश एक्सपेंडिचर है तो फॉलोइंग एसेट से उसको एडजस्ट करके फाइनल कॉलम डाल देंगे स्टॉक डेटर सिस्टम अकाउंट में। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल अपने मिलेंगे। कल मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा इसी सम्स का ट्रेडिंग बनाऊंगा और तुमको प्रूफ कर दूंगा कैसे वो सही है तो ये भी सही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।